अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ एंड आई एम लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, एनालिटिकल केमिस्ट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए और एनालिटिकल केमिस्ट जॉब प्रिपरेशन के लिए हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप में कोई सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे सेशन में आपको बेस्ट लेक्चर्स, बेस्ट नोट्स और जो है क्विज़ के थ्रू जो है मुकम्मल आपकी तैयारी करवाई जाएगी और हर क्विज़ की कंप्लीट जो है डिस्कशन वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज मोर इफेक्टिव व्हेन द एक्सट्रैक्शन इज रिपीटेड विद। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मोर इफेक्टिव तब होती है कि जब हम एक्सट्रैक्शन करें विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम किसी भी सॉल्यूट को सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन में से बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद एन अदर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल। इसलिए जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन होती है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वो मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू सिंगल एक्सट्रैक्शन विद लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसलिए जो है बेटर सेपरेशन तभी होगी जब क्या होगी, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन और विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन द कंपोनेंट हैज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ के इट इज सपोज टू हैव एन अफिनिटी फॉर। अब के जो है, के यहाँ पे है पार्टीशन कॉफिशेंट या डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट। अब के की वैल्यू स्मॉल होगी तो इसका मतलब है सोल्यूट की या कंपोनेंट की अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशेंट क्या है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन मोबाइल फेज टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन स्टेशनरी फेज। तो k की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी इसका मतलब है कि कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है। और इसके ऑपोजिट जो है, अगर k की वैल्यू लार्ज है तो इट मींस जो सोल्यूट है या कंपोनेंट है उसकी मोबाइल फेज के साथ एफिनिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ईथर लेयर। ईथर लेयर जो है, ठीक है, बेसिकली ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसे ईथर एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। और ये होती है टू सेपरेट ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। यहाँ जरा देखिएगा, द ईथर लेयर इज यूज्ड इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्राइमरीली टू सेपरेट ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ईथर जो है ये नॉन पोलर है, मेकिंग इट इफेक्टिव एट डिजॉल्विंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस while leaving inorganic substances behind in the aqueous phase। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की गई है एक्वस फेज में, तो उसको वहाँ से सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ईथर एक्सट्रैक्शन। होगा क्या कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है वो ईथर लेयर में आ जाएगा, बाकी तमाम इम्प्योरिटीज जो हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज तो वो वाटर लेयर में रहेंगी, एक्वस फेज में रहेंगी। तो इस वजह ईथर लेयर जो है इसको यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए। यानी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हो या ऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड हो तो वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा ईथर लेयर में, जबकि इनऑर्गेनिक जो है वो एक्वस फेज में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द कलर पोस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रैक्शन के बाद पोस्ट एक्सट्रैक्शन में जो आयोडीन का कलर है वो कैसा होता है, ब्लू, इंडिगो, पर्पल या रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है पर्पल। अब यहाँ जरा देखिए कि जब आयोडीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में लाइक ईथर, तो जो सोल्यूशन है वो पर्पल कलर का हो जाता है ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन। नेक्स्ट कैसे देखें, द डिस्पर्शन फेज इज आल्सो कॉल्ड एज। जो डिस्पर्शन फेज है, ठीक है, इसे डिसकॉन्टिन्यूस फेज भी कहते हैं, जबकि जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो कॉन्टिन्यूस फेज होती है। तो कोलाइडल सिस्टम में क्या होता है, जो डिस्पर्शन फेज है, ठीक है, इज द फेज दैट इज स्प्रेड आउट, जो कि डिस्पर्स्ड हुई है, और जिस फेज में डिस्पर्स हुई है उसे हम कॉन्टिन्यूस फेज या डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय विच लॉ।
तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि सोल्यूट distribute itself between two immiscible solvents and the concentration of the solute in each phase is proportional to its partition coefficient। यानी सोल्यूट क्या करता है? खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनालिसिस इन विच वी फाइंड आउट सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सैंपल इज नाउन एज। कौन सा एनालिसिस जिसमें हम सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ही सैंपल में क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। तो इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम मेजर कंपोनेंट्स को ही डिटरमिन करते हैं। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस फोकसेस ऑन फाइंडिंग द की कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और अगर जो है जो सैंपल है उसमें मौजूद तमाम कंपोनेंट्स का एनालिसिस हो तो फिर हम उसे कंप्लीट एनालिसिस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनालिसिस इन विच द अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन इज लेस देन 0.00001 ग्राम। ये बहुत ही कम मिकदार है। ठीक है, तो आगे कैसा एनालिसिस जिसमें जो सैंपल की अमाउंट जो है वो लेस देन दिस वन हो, तो इसको कहा जाता है अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रो एनालिसिस आमतौर पे होते हैं वेरी स्मॉल सैंपल साइज होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिटवीन सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल इज डन इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक इन विच द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। वो कौन सी टेक्निक है कि जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर किया जाता है सैंपल और रेफरेंस मटेरियल में? तो इसको कहते हैं DTA। ठीक है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जो जिसको यूज़ किया जाता है टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करने के लिए बिटवीन द सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल। जब सैंपल को और रेफरेंस मटेरियल को सेम टेम्परेचर प्रोग्राम में रखा जाता है तो उन दोनों में जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है एक्चुअली वही हमारे लिए मेजरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेथड बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन इक्विलिब्रियम विद एन आयन टू बी स्टडीड इज नाउन एज। वो मेथड के जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है मेजर किया जाता है इन इक्विलिब्रियम, तो इसको कहते हैं पोटेंशियोमीट्री। तो यहाँ जरा देखिएगा, पोटेंशियोमीट्री मेजर्स द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन इक्विलिब्रियम विद एन आयन इन द सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल डेटा ऑन द आयन कंसंट्रेशन। बेसिकली हम आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मीडियम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशन में जो सब्सटेंस की मूवमेंट है मीडियम के अंदर उसको स्टडी किया जाता है, इट इज कॉल्ड वोल्टामीट्री। ठीक है, यहाँ जरा देखिएगा, वोल्टामीट्री इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो सब्सटेंस की मूवमेंट है, ठीक है, इस स्टडी को हम कहते हैं वोल्टामीट्री। और एक्चुअली होता क्या है कि करंट प्रोड्यूस होता है, तो जो करंट रिस्पॉन्स है एट द इलेक्ट्रोड वो हमें एनालाइट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इसको सिंपली इस तरह समझ लेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है वो करंट जनरेट करती है और उस करंट के नतीजे में क्या होता है, हमें एनालाइट की इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एरर्स मेड बाय द एनालिस्ट एंड नॉट ड्यू टू द मेथड इज कॉल्ड। यानी एनालिस्ट की वजह से जो एरर आ रहा है मेथड की वजह से नहीं, तो उस एरर को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑपरेशनल एरर। ठीक है, ऑपरेशनल एरर बेसिकली क्या है? वो मिस्टेक्स होती हैं या इनएक्यूरेसी होती है जो कि एनालिस्ट की तरफ से की गई हो ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट और प्रोसीजर। यानी प्रोसीजर के दौरान या एक्सपेरिमेंट के दौरान जो वर्कर है या एनालिस्ट है उसने कोई मिस्टेक की है, कोई इनएक्यूरेसी है, तो इसको कहा जाता है ऑपरेशनल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द डाटा 0.1025। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एंड जीरोस बिटवीन देम आर आल्सो सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, और अगर कोई जीरो बिटवीन आ रहा है किसी नॉन जीरो डिजिट के तो वो भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड। ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे एरर कहा जाता है। ठीक है,
और एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू ही एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, ट्रू वैल्यू के कोई वैल्यू जितनी क्लोज होगी उतनी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। और अगर आप बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर सेम रिजल्ट्स जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं तो इट इज़ प्रिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्यू एक्सीड्स द क्रिटिकल वैल्यू देन द क्वेश्चनेबल वैल्यू मे बी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है क्यू टेस्ट, उसकी बात है कि अगर उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर जाए वैल्यू, ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू से अगर एक्सीड कर रही है वैल्यू तो क्वेश्चनेबल जो है मे बी रिजेक्टेड। यहाँ देखिएगा, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्यू, ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि डिटेक्ट आउटलाइनर के तौर पे काम करता है। अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से एक्सीड कर गई है तो क्वेश्चनेबल वैल्यू इज लाइकली एन आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज डिटरमिन्ड देन द मेथड इज। अगर तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अमाउंट को हम डिटरमिन कर रहे हैं तो ये कंप्लीट एनालिसिस कहलाता है। कंप्लीट एनालिसिस में तमाम मेजर कंपोनेंट्स और तमाम ट्रेस कंपोनेंट्स जो हैं उनको डिटरमिन किया जाता है, उनकी अमाउंट को डिटरमिन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आर द टाइप्स ऑफ। वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस दोनों जो हैं ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की टाइप है। इन दोनों में क्या किया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को डिटरमिन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक। कौन सी टेक्निक जो है वो मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक नहीं है, यानी जिसमें मेम्ब्रेन यूज नहीं होती। तो ऑप्शन हमारे पास है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, माइक्रो फिल्ट्रेशन है, रिवर्स ऑस्मोसिस है एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज अ टेक्निक इन विच नो मेम्ब्रेन इज यूज्ड। ये जो है ये मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक जो है नहीं है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सोल्यूट को सॉल्यूशन में से सेपरेट किया जाता है बाय द यूज ऑफ अनदर सॉल्वेंट। जबकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया या माइक्रो फिल्ट्रेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस, ये सभी जो हैं ये मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक्स हैं। इनमें फिल्टर या सेपरेट जो है पार्टिकल्स, फिल्टर यूज किए जाते हैं पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, या आइंस को या मॉलिक्यूल्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द एरर अराइजेज ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन देन द टाइप ऑफ एरर इज। अगर एरर जो आ रहा है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से आ रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो ये जो एरर है ये कहलाएगा सिस्टमैटिक एरर। A voltage fluctuation that cause constituents deviation in measurement are considered systematic error. These errors are reproducible and can be corrected. इनको करेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविमेट्री एंड वॉल्यूमेट्री। ठीक है, ग्रेविमेट्री एंड वॉल्यूमेट्री आर दीज आर केमिकल एनालिसिस। ये दोनों जो रिएक्शन हैं, दोनों जो टेक्निक्स हैं, ये केमिकल रिएक्शंस पे रिलाई करती हैं। ठीक है, जिसकी बेस पे जो सब्सटेंस की क्वांटिटी है उसको डिटरमिन किया जाता है। तो इस वजह से ये दोनों जो हैं ये केमिकल एनालिसिस में आते हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल्स एंड द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द सैंपल इज कॉल्ड। इम्प्योरिटीज को जो है कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना और इम्प्योरिटीज को सैंपल में, तो यानी कि ये क्वालिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो इसका बी ऑप्शन जो करेक्ट है, यानी आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिफिकेशन आती है क्वालिटेटिव में। ठीक है, और जो इसकी मेजरमेंट है सब्सटेंस की अमाउंट की वो आती है क्वांटिटेटिव में। तो qualitative analysis is the process of identifying the components, both main constituents and impurities. Next question देखिए, which of the following is based on spectroscopic properties measurement? स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मेजरमेंट जो है उसमें हमारे पास ऑप्शन देखिए, क्रोमेटोग्राफी, फ्लेम फोटोमीट्री है, पोटेंशियोमीट्री है, टाइट्रेशन है। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। फ्लेम फोटोमीट्री इज बेस्ड ऑन मेजरिंग द लाइट एमिटेड बाय एटम्स इन अ फ्लेम। और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है इसमें क्या होता है, इसमें एमिटेड लाइट को एनालाइज किया जाता है और उसकी बेस पे एलिमेंट की कंसंट्रेशन को डिटरमिन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सैंपल। अब अमाउंट ऑफ सैंपल पे बेस्ड जो है तो ऑप्शन है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस, पार्शियल एनालिसिस।
मैक्रो एनालिसिस, तो इसका करेक्ट आंसर है मैक्रो एनालिसिस। इसमें जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिटरमिन किया जाता है, तो डी ऑप्शन जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, रिफ्रैक्टोमीट्री, तो रिफ्रैक्टोमीट्री में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया जाता है। एब्जॉर्प्शन मेथड में क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की बेस पे मेजरमेंट है। वोल्टामीट्री में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स की जाती हैं, ठीक है। वोल्टामीट्री इन्वॉल्व्स मेकिंग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ आइंस और मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में आइंस और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो मेजरमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के दरमियान जो क्लोजनेस है दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू ट्रू वैल्यू, जबकि प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन रेफर्स टू हाउ रिप्रोड्यूसेबल द मेजरमेंट्स आर, मेजरमेंट्स जो हैं वो कितने रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये प्रिसीजन में आएगा। और ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस जो है वो कहलाती है एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सैंपल टेकन फॉर एनालिसिस शुड ऑलवेज बी, एनालिसिस के लिए जो सैंपल है वो हमेशा होमोजीनियस होना चाहिए, उसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिसीजन ऑफ द रिजल्ट इज आल्सो नाउन एज, precision of the result is also called reproducibility of result। जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है तो जितनी रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स होंगे तो वो प्रिसीजन कहलाती है। बेसिकली ये इंडिकेट करती है कि जो मेजरमेंट है वो कितनी कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द पोजिशनल मीन ऑफ फॉर द गिवन सेट ऑफ डाटा इज, जो पोजिशनल मीन है इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। इसमें सिंपली क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, यानी आपने एवरेज फाइंड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रैंडम एरर्स आर स्प्रेड ओवर बोथ द साइड्स ऑफ मीन वैल्यू एंड फॉलोज पैटर्न, जो रैंडम एरर है, ठीक है, स्प्रेड होता है दोनों साइड, मीन वैल्यू के दोनों साइड पे। ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, इसे कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो रैंडम एरर्स टिपिकली फॉलो अ गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, वेयर दे आर स्प्रेड इक्वली ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या होगा, इक्वली जो है स्प्रेड होगा। और इस तरह क्या होता है, एक बेल शेप्ड कर्व बनती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ रेप्लिकेट एनालिसिस द रेंज ऑफ फाइंडिंग ट्रू वैल्यू, अगर रेप्लिकेट एनालिसिस के नंबर को इंक्रीज कर दिया जाए तो ट्रू वैल्यू फाइंड करने की रेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसको ज़रा देखिएगा, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स इंक्रीज करेंगे तो जो प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। और उससे फिर क्या होगा कि जो रेंज है ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स या रेंज ऑफ फाइंडिंग ट्रू वैल्यू वो डिक्रीज होती है, ठीक है। रेंज डिक्रीज होगी लेकिन उससे क्या होगा, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और आसानी से जो है ट्रू वैल्यू वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो इस तरह अगर नंबर ऑफ रेप्लिकेट एनालिसिस इंक्रीज होंगे तो जो रेंज है, रेंज ऑफ फाइंडिंग ट्रू वैल्यू डिक्रीज। यहाँ पे आपने देखना है कि रेंज की बात हो रही है, रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैरीड आउट कंपैरिजन ऑफ मीन वैल्यू विद ट्रू वैल्यू, यानी कौन सा टेस्ट जो है जो कि मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू को कंपेयर करता है, दैट इज कॉल्ड टी टेस्ट। T test is used to compare the mean value of a sample to a known true value in order to determine whether any significant difference exists. Next देखिएगा, for calculation of T test and F test, degree of freedom can be calculated from which of the following equation? Degree of freedom को find करने के लिए जो equation है, calculate करने के लिए वो है n-1, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n is the number of data points in the sample। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मोस्ट करेक्ट आंसर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू मोस्ट करेक्ट आंसर दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। द अरिथमेटिक मीन इज कंसीडर्ड द मोस्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो इसमें बी ऑप्शन जो है 1.37, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमन इफ अ डाटा पॉइंट इज एन आउटलायर। अगर डाटा पॉइंट जो है वो आउटलायर है तो उसके लिए जो टेस्ट यूज होता है दैट इज अ क्यू टेस्ट। द क्यू टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई outliers in a sample data by comparing the gap between the suspected outlier and the nearest data point with the range of the data। तो इस मकसद के लिए जो है अगर डाटा पॉइंट जो है वो आउटलायर है तो इसके लिए क्यू टेस्ट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एफ टेस्ट व्हेन द कैलकुलेटेड एफ टेस्ट व्हेन द कैलकुलेटेड एफ वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एफ वैल्यू, ठीक है, द कंक्लूजन इज, अगर एफ वैल्यू कैलकुलेटेड एफ वैल्यू ग्रेटर है क्रिटिकल एफ वैल्यू से तो फिर क्या होगा, फिर वेरिएंस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ जरा देखिएगा कि एफ टेस्ट जो है इसको यूज किया जाता है टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू डाटा सेट्स, टू डिफरेंट डाटा सेट्स में वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए, टू डिटरमन इफ देयर आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर जो है कैलकुलेटेड एफ वैल्यू ग्रेटर होगी क्रिटिकल वैल्यू से तो फिर क्या है, ये इंडिकेट करता है कि वेरिएंस जो है दो सैंपल्स में वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द अजम्पशन दैट द वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशंस आर इक्वल बिफोर परफॉर्मिंग अ टी टेस्ट। यानी टी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले दो पॉपुलेशन में या दो डाटा सेट में जो वेरिएंस फाइंड की जाती है तो उसके लिए एफ टेस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है, एफ टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू पॉपुलेशंस और एंड चेक द अजम्पशन दैट देयर वेरिएंस आर इक्वल बिफोर कंडक्टिंग अ टी टेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैन बी यूज टू कंपेयर मोर देन टू डाटा सेट्स। ठीक है, मोर देन टू डाटा सेट्स हों तो उनके जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है कौन सा यूज़ किया जाता है उनको कंपेयर करने के लिए, तो उसके लिए वन वे अनोवा को यूज़ किया जाता है। वन वे अनोवा बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है कि जिसको यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए दो ग्रुप्स को या दो से ज़्यादा ग्रुप्स को भी। ठीक है, और इसमें देखा जाता है कि उन सेट में जो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है या नहीं है, और ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये उनके मीन्स में चेक किया जाता है। वन वे अनोवा इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग मोर देन टू ग्रुप्स और डाटा सेट्स टू डिटरमिन इफ देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देयर मीन्स। तो ये लास्ट पॉइंट जो है आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्ब्स। तो हर्ब्स की केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ठीक है, कौन सा जो है वो मेथड है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्पोनेंस। तो यहाँ जरा देखिएगा, केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्ब इन्वॉल्व क्वांटिफाइंग स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड्स दैट कंट्रीब्यूट टू देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। यानी जब हम केमिकल स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं किसी भी हर्ब्स की या प्लांट्स की तो उसमें वो कंपाउंड्स देखे जाते हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पोनिन्स इज अ की मेथड यूज फॉर दिस पर्पस as sponins are active constituents in many herbal medicines. Next we have question, last question, when the estimation of crude drug or its preparation is done by means of its effect on living organism, it is known as। क्रूड ड्रग की एस्टिमेशन, ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन बाय मीन्स ऑफ इट्स इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट्स के मद्देनजर रखते हुए ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये जो स्टडी है इसे कहते हैं बायोएसी। ठीक है, बायोएसे जो है, बायोएसे इज द एस्टिमेशन ऑफ द पोटेंसी और इफेक्ट्स ऑफ अ ड्रग और अ सब्सटेंस बाय टेस्टिंग इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उसका क्या इफेक्ट है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और उसकी बेस पे किसी भी ड्रग को या सब्सटेंस की जो पोटेंसी है उसको एस्टिमेट किया जाता है, तो इसको कहते हैं बायो एसे। दिस इज कॉमनली यूज्ड टू असेस द एफिकेसी और टॉक्सिसिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स और देयर प्रिपरेशन। तो इसकी बेस पे देखा जाता है कि उसकी क्या जो है टॉक्सिसिटी है या एफिकेसी जो है ड्रग की,
तो ये जो एस्टिमेशन है इसे कहते हैं बायो ऐसे। तो इस लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इस लेक्चर का, इस वीडियो का आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत